वेस्ट बंगाल में तो जो पुष्पा बनता था, बाहुबली था, वो चुनाव का मैदान छोड़कर ही भाग गया। जो लोग कहते थे सरकार किसी की भी रहे, सिस्टम हमारा है, और एक्चुअली बीजेपी की इस बात पे बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म भी होती है, पर बंगाल में वो टर्बोचार्ज मोड में चल रहे हैं। सरकार भी बना रहे हैं, सिस्टम भी बना रहे हैं। जहांगीर खां कहां छुप के भाग गया, चुनाव से गायब हो गया, वो एक पहलू है। पर साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शुरू हो गया है, वहां की राजनीति गर्म हो गई है। वहां के बाहुबलियों का क्या होगा? क्या योगी मॉडल दोबारा से तीसरी बारी सत्ता में आएगा? और वहां पे कुछ नई नई चुनौतियां उठ के आई हैं। ये सब बंगाल टू उत्तर प्रदेश डिस्कस करने के लिए हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं प्रसिद्ध जर्नलिस्ट, वेरी वेरी सीनियर पर्सन, ओमकार चौधरी जी। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, बंगाल में क्या चेंज दिखा? क्योंकि इतने स्लो मूविंग की जगह ये तो टर्बो स्पीड पे चल रहे हैं कि भैया वो बाहुबली भी भाग रहा है, अभिषेक बैनर्जी को नोटिस भी जा रहा है, उसकी मदर को भी जा रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे भी जा रहा है, पोस्ट पोल वायलेंस भी खुल रहा है। तो पहले बताइए, ये इतनी स्पीड बीजेपी की, अप्रत्याशित स्पीड बीजेपी जो स्लो मूविंग पार्टी है, क्या सर ये नए चेंजेस आए हैं? देखिए, ऐसा है कि जो जनादेश मिला है वो विपुल है, प्रचंड है। 207 सीटें 293 में से, तो जनापेक्षाएं बहुत अधिक हैं। और ये जनापेक्षाएं पब्लिक में बढ़ाई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, और जो बाहर से जनसभा करने के लिए गए थे योगी आदित्यनाथ से लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा और दूसरे तमाम इनके चीफ मिनिस्टर्स और नेताओं ने, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि इसको हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। सोनार बांग्ला ऐसे ही नहीं बनेगा, उसके लिए तो दिन रात और इसी स्पीड से काम करना पड़ेगा। एक बार अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा था कि छोटे मोटे स्टेप लेने से काम नहीं चलेगा, छलांगे लगानी पड़ेंगी। तो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का जो हाल था, आज 9 साल में उत्तर प्रदेश में आमूल चूल बदलाव देखने को मिल रहा है। ये कैसे हुआ है? तो योगी आदित्यनाथ ने जो किया है, दिन रात परिश्रम करके, और जो जन विश्वास अर्जित किया है, ना केवल जो गुंडे माफिया बदमाश थे जो आती जाती महिलाओं को भी छेड़ते थे, दिन दहाड़े अपहरण होते थे, फिरौतियां ली जाती थी, वो सारे माफिया अतीक अहमद से लेकर के और मुख्तार अंसारी तक कहाँ हैं अब वो? तो या तो दुनिया छोड़ चुके हैं, या वो कहीं गायब हो चुके हैं, या जेलों में पड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर आपको पश्चिम बंगाल में जो जनादेश आपको मिला है उसका सम्मान रखना है, अगर वो अपेक्षाएं लोगों की पूरी की हैं, करनी है, फुलफिल करनी है, तो फिर आपको इसी गति से काम करना पड़ेगा। और जो कुछ शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को शपथ ग्रहण के बाद से अब तक स्टेप लिए हैं, वो सही दिशा में बढ़ने के संकेत मात्र हैं। एक कहावत है, पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। तो जो शुरुआती स्टेप हैं, जो दिशा है, जो सख्ती है, जो गुंडे बदमाश और भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, मुझे लगता है बिल्कुल राइट डायरेक्शन है। और अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी की फाइलें निकलवा ली है उन्होंने नगर निगम से। 24 प्रॉपर्टी इनकी एक नई नई कंपनी में कैसे ऐड हो गई, किस तरीके से वो जादू की छड़ी घुमा करके वो 24 प्रॉपर्टीज कलकत्ता के आसपास की आई हैं, उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसके अलावा अमित शाह को जो उन्होंने धमकियां दी थी 27 अप्रैल से 3 मई के बीच में, उस पर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी है बीएनएस की गंभीर धाराओं में और लोक प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत। तो ये अब शिकंजा कसा जा रहा है। इसके अलावा जो 3 आईपीएस सस्पेंड किए गए हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में, लापरवाही के मामले में, उसकी जांच तो ममता बनर्जी तक भी जाएगी। उसमें ये देखना होगा कि ये 3 आईपीएस अभिषेक बनर्जी के इशारे पर काम कर रहे थे, कहने पर काम कर रहे थे, या सीधे ममता बनर्जी से ही आदेश थे कि इस पूरे मामले को दबाया जाए किसी भी तरीके से।
और सबूतों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। कई स्तर पर जांच बैठाई गई हैं और दो घटनाएं हुई हैं जिनका उल्लेख मैं करना चाहूंगा, जो कानून व्यवस्था को सीधे चैलेंज करने वाली थी। एक आसनसोल में एक जहांगीर मोहल्ला है, वहां पुलिस ने जब कहा कि लाउड स्पीकर को आप 80 डेसिबल से नीचे रखिए, उसकी आवाज को इतना ऊंचा मत करिए, तो वहां पर तोड़फोड़ की गई। पुलिस चौकी में आगजनी करने की कोशिश की गई, पुलिस के व्हीकल तोड़े गए। और दूसरी जो यहाँ आपके कोलकाता में जो 7 पॉइंट जिसको क्रॉस कहा जाता है, वहां पर इन लोगों ने बवाल करने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव किए। दोनों ही मामलों में बहुत सख्त कार्रवाई की गई है। अब तक सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उन पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो एक संदेश और संकेत देना होता है। आप योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहे थे। कल एक फंक्शन था लखनऊ में जिसमें योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि प्यार से मानोगे, कानून का सम्मान करोगे, शासनादेश के अनुरूप आचरण करोगे, वेल एंड गुड। और अगर संघर्ष करना चाहते हो तो फिर बरेली का याद कर लो, वहां तौकीर रजा ने क्या करने की कोशिश की थी और उसका अंजाम क्या हुआ। सर, पर ये कुछ चेहरे होते हैं जो एकदम सिंबलाइज करते हैं टेरर या ईवल, जो वो रेन होती है। अब उत्तर प्रदेश में ऐसे कई माफिया थे, वो जो दो भाई थे, आतिक अहमद और वो, वैसे ही वेस्ट बंगाल में कुछ बड़े ऐसे चेहरे हैं, जिनमें से एक जहांगीर खान का नाम आता है, जो कहते हैं चुनाव में नॉमिनेशन लोगों को नहीं भरने देता था और अब खुद चुनाव से भाग रहा है। तो इसके लिए एक तो जो आगे जाके होगा वो एनजीओ लॉबी उठेगी कि अरे डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। वो अभी नहीं हुआ है, बट आई प्रेडिक्ट आगे बढ़ के वो पूरा वो इकोसिस्टम यहाँ पे भी आएगा ही आएगा। बट कितना इंपॉर्टेंट है कि जनता में ये संदेश जाए, जो सबसे बड़ा बाहुबली था वो भी भाग रहा है, और अभिषेक बैनर्जी जिसके पीछे आपने प्रॉपर्टी सर बताई, तो ममता बनर्जी को मीडिया में दिखाया जाता है कितना सिंपल रहती हैं, वो घर कितना सिंपलिसिटी वाला है। वो महात्मा गांधी जी की बात आ जाती है, टू कीप हिम इन पॉवर्टी हाउ मच रिसोर्सेज इज नीडेड। तो वो वाला जो एक एग्जांपल है वो तोड़ना कितना जरूरी है, अभिषेक बैनर्जी की लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी निकाल के कि भैया मेन बेनिफिशियरी तो यहाँ बैठा हुआ है। दोनों इकोनॉमिक और मसल पावर पे संकेत कितना जरूरी है और कितना ज्यादा दिया जाएगा। पहले जहांगीर खान पर आते हैं। ये वही जहांगीर खान है जिसने 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर अजयपाल शर्मा को ये कहकर के धमकाने की कोशिश की थी कि अगर आप सिंघम बन करके आ रहे हैं सीआरपीएफ के जवानों से घिर करके और यहाँ धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं भी पुष्पा हूं, साला किसी से डरता नहीं हूं। और अगर यहाँ की जनता सड़कों पर उतर आई तो ये सीआरपीएफ भी उड़ जाएगी और आप भी पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, रह पाएंगे। इस तरह की जबान का इस्तेमाल जहांगीर खान ने किया था। अभी ये क्यों भागा है चुनाव मैदान से 36 घंटे पहले, मतदान से 36 घंटे पहले? इसकी बड़ी वजह ये है कि एक तो उसको किसी ने हिंदी में समझाया है कि बेटा 24 तारीख को रिजल्ट आ रहा है और उसके बाद जो तेरे कारनामे हैं, तेरी जो धमकियां थी अजयपाल शर्मा को लेकर के और तमाम दूसरी जो क्षेत्र में लोगों को धमकाने की, घर घर जाकर के उनको डराने की, उसकी सारी शिकायतें शासन के पास हैं, पुलिस प्रशासन के पास हैं। तो तू बचेगा तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि जो शुभेंदु अधिकारी 3 दिन पहले फल्टा में गए थे, वहां पर एक ह्यूज रैली हुई है, उसमें लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। डायमंड हार्बर जो अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर इनका रोड शो हुआ है, अभूतपूर्व स्वागत किया गया है, पुष्प वर्षा हुई है। और वहां पर उन्होंने ये कहा था कि मुझे फल्टा विधानसभा क्षेत्र में करीब 1 लाख के मार्जिन से जीत चाहिए। तो जिसको दिखाई दे रहा हो कि अब सत्ता बदल चुकी है, जब तक ममता बनर्जी कुर्सी पर थी तब तक तो आप कुछ भी कह सकते हैं, मुंह के आगे बहुत बड़ा मैदान है, सारा खुला आसमान है। लेकिन जैसे ही सत्ता बदल गई, जैसे ही पुलिस का डंडा वहां गुंडों पर बजना शुरू हुआ, वैसे ही सबकी और बड़ों बड़ों की अकल ठिकाने आ चुकी है। अभिषेक बनर्जी भी भागे भागे हाईकोर्ट गए हैं। जो बीएनएस और लोक प्रतिनिधित्व एक्ट में
मुकदमा कायम हुआ है अमित शाह को धमकी देने के सिलसिले में कि साहब उसको रद्द किया जाए। जहांगीर खान भी हाई कोर्ट गया हुआ है, 2 दिन पहले गया था, और इसने कहा था कि मुझे जो चेतावनी दी गई है मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के द्वारा कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इससे निपटूंगा, मुझे एलिगेशंस बताए जाएं कि मेरे ऊपर एलिगेशन क्या है, हाई कोर्ट के जरिए पूछना चाह रहे हैं। और आज अचानक खबर आती है कि उसने तो अपना नाम ही वापस ले लिया है, यानी चुनाव मैदान से ही भाग गया है। तो उसका एक वीडियो आया है, उस वीडियो में वो कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री, अब तो माननीय लगा रहा है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फल्टा के क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया है, लिहाजा मैं मैदान से हट रहा हूं। लेकिन उसको नतीजा आने के बाद के अपने हस्र का बहुत अच्छे तरीके से पता है, अंजाम पता है, इसलिए उसने इसी में भलाई समझी कि पतली गली से निकल लिया जाए। जहां तक इन चुनौतियों का प्रश्न है, देखिए 77 में कांग्रेस की सरकार का पतन हुआ था, सिद्धार्थ शंकर रे गए थे, ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने थे, 2000 तक रहे, 2000 से 2011 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे, जब तक कि ममता बनर्जी नहीं आ गई। वामपंथियों ने भी गुंडों का सहारा लेकर के तमाम तरह के अनैतिक गैर कानूनी स्टेप्स का सहारा लेते हुए लोगों को डरा धमका करके सत्ता में बने रहने का उपक्रम किया, और यही रास्ता फिर मां माटी मानुस का नारा देने वाली और सत्ता में आने वाली ममता बनर्जी ने अपनाया इन 15 सालों में। तो लोग तंग आ चुके हैं इनसे, इनकी धमकियों से, इनके दहशत भरे वातावरण से, इनके भ्रष्टाचार से, इनकी वसूली से, इनके कुशासन से। इसलिए मैंने कहा था शुरू में कि एक बड़ा प्रेशर है शुवेंदु अधिकारी पर भी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भी कि जनअपेक्षाएं पूरी की जाएं और बंगाल को भी उत्तर प्रदेश की तरह आगे ले जाया जाए। यही वजह है कि आसनसोल में इन्होंने हिमाकत की, कलकत्ता में एक जगह हिमाकत की, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं, और गिरफ्तारी के अलावा भी जिसको हम ऑन एयर कह नहीं सकते वो ट्रीटमेंट इन लोगों को दोनों जगह दिया गया है। ओंकार जी, पर जो बीजेपी की एक क्रिटिसिज्म आती है यूपी छोड़ते हुए, जहां पे आजम खान जैसे बड़े नेता, जिसको एक टाइम पे वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स कहा जाता था, बाकी जगह बड़े लोगों को पनिशमेंट तक नहीं पहुंचाया गया। बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं उस लिस्ट में नहीं जाना चाहता हूं। तो वो जो इतनी लंबी लिस्ट है, क्या वेस्ट बंगाल में बड़े लोग, बाहुबलियों जमीन पे एक कैटेगरी है, पर जो बड़े लोग हैं, क्योंकि उसमें क्रिटिसिज्म ये आती है कि बीजेपी बहुत लोगों को अडॉप्ट कर लेती है, बहुत लोगों को अडॉप्ट करके बोलती है नहीं नहीं ये तो यूजफुल है सरकार चलाने के लिए, सिस्टम में रहने के लिए, सत्ता में रहने के लिए। जब आप विपक्ष में हो तब अडॉप्ट करें तो समझ आता है, आपको सत्ता में आना है, काम साम दाम दंड भेद सब चाहिए, पर सत्ता में आने के बाद क्या ये रिस्क है कि बीजेपी टू मच अडॉप्ट कर लेगी सत्ता में रहने के लिए एंड देन नथिंग चेंजेस? और वेस्ट बंगाल में तो ये इतिहास भी रहा, कम्युनिस्ट टू टीएमसी, सिर्फ पार्टीज चेंज हुई पर जमीन पे जो बाहुबली है वो चेंज नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने अब तक 3 मीटिंग की हैं। एक उनकी जो चुनाव लड़े थे, जीते और हारे, उनकी बुलाई, एक अलग से एमएलएज की बुलाई और पार्टी पदाधिकारियों की बुलाई, तीसरी एमपीज की बुलाई। जो एमएलएज की बुलाई थी उसमें सुनते हैं कि 15 से 20 एमएलए मीटिंग में नहीं पहुंचे। जो एमपीज की मीटिंग बुलाई, करीब 5 एमपी, उनके नाम भी सामने आ गए, वो नहीं पहुंचे, मीटिंग में नहीं पहुंचे। अभी 1 दिन पहले ही ममता बनर्जी का बयान आया है, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जिसको छोड़ना है वो पार्टी छोड़ करके जा सकता है। ये ममता बनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। एक मीटिंग में जो चुनाव लड़ने वालों की बुलाई थी उसमें ममता बनर्जी ने क्लैप कराने की कोशिश की कि अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी बहुत अच्छा लड़ी है, तो पीछे से खड़े होकर के एक हारे हुए प्रत्याशी ने गालियां निकाल दी। पता लगता है कि पार्टी के भीतर हारने के बाद से क्या स्थिति चल रही है।
ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास टीएमसी के एमपी, एमएलए और हारे हुए कैंडिडेट और सीनियर नेता लाइन लगा करके ना खड़े हुए हों, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को इनकी जरूरत नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी, अलग अलग क्षेत्रों में जब उनकी लीडरशिप की उनको कमी दिखाई देती थी, तब उन्होंने लाइन लगवा करके भर्ती किया था। एक बार वो गलती की थी, उसमें हर तरह का एलिमेंट आ गया था, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग भी थे, गलत काम धंधा करने वाले लोग भी थे, और जिनको ये लग रहा था 2021 के चुनाव से पहले कि ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी, उन्होंने भी पाला बदला था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी न केवल प्रचंड बहुमत लेकर के 207 सीटें लेकर के, और अब 208वीं सीट भी आने वाली है फल्टा वाली, वो प्रचंड बहुमत के साथ न केवल सत्ता में है, बल्कि अब उनका ये मन है, ऊपर से भी कहा गया है कि हर किसी को नहीं लेना है, फूंक फूंक करके आगे कदम बढ़ाना है, गलत लोगों को नहीं लेना है, अवसरवादियों को नहीं लेना है, जिनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों को नहीं लेना है। तो मुझे लगता है कि इस बार वो खतरा है नहीं जिसकी आशंका हर राज्य में व्यक्त की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी गलत लोगों को ले लेती है। ओंकार जी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए, वो शुरू से बोल के मैं बहुत अमीर आदमी था, मेरे तो बाथरूम में गोल्ड है, व्हाइट हाउस क्या है, मेरे ट्रंप प्लाजा से, तो जो मर्जी व्यक्ति हो, उसने ये नहीं किया कि मैं साधारण व्यक्ति हूँ। हमने एक केजरीवाल का एग्जाम्पल देखा था, साधारण व्यक्ति टू शीश महल एक्सपोज हुआ। अब दूसरा है ममता बनर्जी, उनका घर बहुत साधारण दिखाया जाता है, बहुत सिंपल चप्पल पहन के चलती हैं, बट जब उनका वारिस है, जो एक तरह से पार्टी का एयर है, वो अभिषेक बनर्जी का घर किसी ने अंदर से आज तक नहीं देखा, कोई हाउस टूर नहीं हुआ जो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे चल रहे होते हैं। किसी के पास जब लोग मिलने जाते हैं, मुझे वो भी फोटोज नहीं है कि भाई ड्राइंग रूम में लोग मिलने जाते हैं, पार्टी वर्कर्स जाते हैं, उस तरह की फोटोज भी नहीं आई। और लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज अभी जो खुरेदनी शुरू हुई है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे ये सिंप्लिसिटी के पीछे डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो अभिषेक बनर्जी हैं, वो एक्सपोज करना पार्टी के लिए जरूरी है, और वो होने जा रहा है उसी दिशा में जो नोटिस आए हैं कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके लिए डिपार्टमेंट को घर घुसना पड़ेगा ना देखने के लिए इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या है। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी? इस करण जी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मुझे लगता है कि जैसे शीश महल के अंदर के सभी विजुअल्स पूरे देश और विदेश के सामने आए हैं, ऐसे ही थोड़ा सा टाइम की बात है, बस टाइम गुजरने दीजिए, वो सारे विजुअल्स आएंगे। ये सब नेक्ड होंगे, पूरी तरीके से निवस्त्र होंगे, इनके चेहरे पर पड़े नकाब सबके नोचे जाएंगे, और अकेले अभिषेक बनर्जी या इनके कुछ लग्गो भग्गों की बात नहीं है। पूरे बंगाल में ही इनका पूरा कैडर, पूरी पार्टी लूटपाट में ही लगी हुई थी। आपको याद होगा, आप तो बहुत बारीक नजर रखते हैं इन घटनाओं पर, पार्थ चटर्जी जो इनके शिक्षा मंत्री थे, उनकी एक महिला मित्र थी अर्पिता मुखर्जी, इन दोनों के यहां से 53 करोड़ का कैश बरामद हुआ था। एक अनुव्रत मंडल जो बाहुबली के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में, और जो पशु तस्करी के मामले में अरेस्ट हुआ, पूर्व मंत्री, और इनका एक और मंत्री, 3 मंत्री इनके गिरफ्तार किए गए थे। सबके यहां से अकूत संपत्तियां निकल रही हैं। तो इन्होंने यही काम किया है साहब। ये तो अब चूंकि सत्ता बदल गई है, जो नशा था दिमागों में चढ़ा हुआ, वो अभी धीरे धीरे उतर रहा है। पहले तो ये चुनाव प्रचार के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज कर रहा था ना अभिषेक बनर्जी, अमित शाह को चैलेंज कर रहा था, गुंडा बता रहा था देश के गृह मंत्री को, जल्लाद बता रहा था, चैलेंज कर रहा था कि 4 मई को जिस दिन रिजल्ट आए 12 बजे के बाद कलकत्ता में रुकना, मुलाकात करेंगे, और पब्लिक से कह रहा था कि आपका डीजे बजाएंगे हम 4 मई के बाद। लेकिन पब्लिक ने डीजे बजा दिया, और ऐसा बजाया है कि बोलने के लायक नहीं है। अब हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं कि हमें रिलीफ दे दो, हमारे खिलाफ जो जांच बैठ रही है या एफआईआर दर्ज हुई है उसको खारिज कर दो। तो ये समय का फेर है बस। जितना समय इन कानूनी लड़ाइयों में जाता है,
कि थोड़ी सी राहत दे दी, थोड़ा स्टे दे दिया, लिंगर ऑन कर दिया, तारीखें आ गई, तो जितनी भी तारीखें लगनी है, जितना भी स्टे होना है, जितना भी लिंगर ऑन होना है, बस उतना टाइम लगेगा। बाकी जी इनके सबके असली कारनामे तो सामने आने वाले हैं। जी ओंकार जी, मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश पे आना चाहता हूँ क्योंकि ये स्पीच पूरे देश में बहुत वायरल हुई। उसकी एक क्लिप साहब है आपके यहाँ जहाँ पे योगी यूपी आदित्यनाथ में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। एक हमने ये मॉडल देखा स्ट्रीट वीटो का, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर का, और ये ग्लोबल मॉडल भी है एक तरह से। दिल्ली के शाहीन बाग में किस तरह सिंपथी मॉडल भी है, महिलाएं दादियां आगे बैठा के। अब उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, बड़ा चुनाव है। लोगों को 24 के बाद बहुत उम्मीद थी कि इतनी सारी सीट्स आ गई हैं समाजवादी कांग्रेस की कि उत्तर प्रदेश केक वॉक होने वाला है। फिर महाराष्ट्र, हरियाणा, बहुत सारे स्टेट्स हो गए, तो अब केक वॉक तो नहीं है। पर आज की डेट में अगर मैं राजनीतिक असेसमेंट आपसे पूछूं, किस तरफ खड़ा है उत्तर प्रदेश का चुनाव और क्या है बड़ी बड़ी चुनौतियां वहां पे? देखिए, एक तो पिछले 9 साढ़े 9 साल में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बहुत लंबा सफर तय किया है और एक अभूतपूर्व स्थान हासिल कर लिया है। 3 राज्यों को इस देश में बीमारू राज्य कह करके संबोधित किया जाने लगा था, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश को। मध्य प्रदेश उस टैग से बाहर निकल आया है, बिहार निकल रहा है, उत्तर प्रदेश तो कभी का निकल चुका है। आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले प्रदेशों में अग्रणी है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर आप देखें, विकास के मोर्चे पर देखें, पूंजी निवेश के मोर्चे पर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर देखें, 21 एयरपोर्ट अब बन करके तैयार होने वाले हैं। कुछ ऑपरेशनल हैं, कुछ अभी ऑपरेशनल होंगे, 5-6 बन करके तैयार हो रहे हैं। तो बड़ा काम हुआ है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। जो माफिया हुआ करते थे, जो गुंडागर्दी हुआ करती थी, जो छेड़छाड़ हुआ करती थी, वो सब अब खत्म हो गई है। और इनका तो कहना भी है कि आपने अगर किसी व्यापारी को छेड़ने की कोशिश की, किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश की, तो अगले चौराहे पर आपको यमराज मिल जाएगा। और वो होता है, देर सवेर उनको उठा लिया जाता है। और अभी हाफ एनकाउंटर वाली एक प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में। पैर वगैरह में जो है वो गोली लग जाती है, उसके बाद उसको लंगड़ाने के लिए छोड़ दिया जाता है पूरी जिंदगी। उनके रिश्तेदार और उनके जितने भी आसपास के लोग हैं वो देख लें कि इसके ये गोली क्यों लगी है। पहले तो सीधे बैकुंठ धाम पहुंचाया जाता था। तो एक रोल मॉडल के रूप में योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश को आप देख सकते हैं। जहां तक प्रश्न है चुनौतियों का या योगी आदित्यनाथ के इस बयान का, तो कुछ कुछ घटनाएं बीच बीच में होती रही थी, अब तो लगभग ही बंद है। प्रयागराज में एक टुल्लू पंप करके, जावेद नाम था शायद उसका, जो सुबह से 2-3 बुलडोजर लगा करके उसकी कोठी को जमींदोज किया गया था, पूरी तरह समतल कर दिया गया था, जिस पर बड़ा बवाल जेएनयू से लेकर के पूरे इकोसिस्टम में हमें देखने को मिला था। कानपुर में भी एक ऐसा ही माफिया था जो हर जुमे को सीएए के बाद, जब सीएए लागू करने की बात थी, तो वहां भी, प्रयागराज में भी और कानपुर में भी और 1-2 और जगहों पर कुछ खुराफातें हुई थी। सड़कों पर उतर करके पत्थरबाजी, आगजनी करने की कोशिश हुई थी। तो उन सब का इलाज कर दिया योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस और प्रशासन ने। जिन घटनाओं का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया, जैसे बरेली में एक वो मौलाना तौकीर रजा थे, जिसमें अंदर कुछ ज्यादा ही हवा भरी हुई थी, और वो कभी भी आपे से बाहर हो करके शासन प्रशासन को चुनौती देने पर आमादा हो जाता था कि पूरे हिंदुस्तान का नौजवान सड़कों पर उतर आएगा, ईंट से ईंट भिड़ा देगा, कुछ इस तरह की तकरीरें वो करता था। आज उसको गिरफ्तार हुए और जेल में पड़े हुए मुझे लगता है 1 साल से तो ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया होगा, उसको जमानत नहीं मिली है। तो उसी का जिक्र किया था उन्होंने कहा था कि प्यार से
और समझाने से अगर आप मान जाएं, अच्छी बात है। सड़कें चलने के लिए हैं, नमाज अदा करने के लिए नहीं है। तो लोगों को चलने में दिक्कत ना आए, इसकी व्यवस्था सरकार करेगी। आप मस्जिदों में नमाज पढ़िए, एक शिफ्ट में पढ़ लीजिए, 2 में, 3 में पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं है सारे एक साथ ही पढ़ें। अपने घरों में पढ़ लीजिए, और घरों में जगह नहीं है तो इतने पैदा ही क्यों कर रहे हो कि घरों में रहने की जगह ही नहीं बची है, तो उस पर भी नियंत्रण कर लो। तो ये बहुत सीधी सीधी और सच्ची बात कहने वाला आदमी है, और वो हिंदी में समझाता है सबको। अगर समझ में नहीं आती है तो फिर दूसरा तरीका है उनका समझाने का। ओमकार जी, एक पर अखिलेश यादव जब से अयोध्या की लोकसभा सीट जीते हैं, बंगाल गए तब भी अयोध्या का दिया, लोकसभा में भी कोशिश कर रही है हर समय अयोध्या का दें, प्रेस मीटिंग होती है, कोई कॉन्फ्रेंस हर समय अयोध्या बोलते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में उनको लगता है 24 के अंदर उनको एक काट मिल गया है, जिसको वो कभी पीडीए कहते हैं, कभी किसको कहते हैं राइट्स दे लिए जाएंगे आपके संविधान के अलग। और 24 में एक फैक्चुअल बात है, एक सक्सेस भी हुई है। तो वो आज की डेट में अखिलेश की स्ट्रैटेजी के अंदर, अब आईपैक भी उन्होंने छोड़ा क्योंकि वो एक नया शुरू हो गया है कि मेरे पास पैसे नहीं। अब मुलायम सिंह यादव के बेटे के पास, अखिलेश यादव के पास एक एजेंसी हायर करने के पैसे ना हो, वो क्या, मैंने किसी को बोला ये भी क्या साधारण आदमी बन के आएंगे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है भैया। तो ये अखिलेश यादव जो ये कोशिश कर रहे हैं आपको राजनीतिक रूप से क्राइम से आगे बढ़ते हुए, 9 साल हो गए तो कुछ ना कुछ इश्यूज बन ही जाते हैं, देश में विदेश में प्राइस राइज का एक इशू आ ही रहा है ग्लोबल फैक्टर्स में। और तो ये जो इकोनॉमिक संकट कई बार ग्लोबल होता है, पर उसकी जो रिस्पॉन्स लोगों का निकलता है वो ऑन द रूलर इन पावर निकलता है। क्या आपको उस तरफ उत्तर प्रदेश में ये खतरे दिख रहे हैं, या दिख रहे हैं कि अखिलेश यादव जो ये स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ हद तक वो सफल हो रही है? देखिए, अखिलेश यादव जो है वो चूंकि प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के, और 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इनको अभूतपूर्व कामयाबी मिली थी। 37 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे, और 6 इनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी, तो 42 सीटें दोनों को मिल गई थी 80 में से। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था, बल्कि ये कहना सही होगा कि उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 में जब लोकसभा की अधिकांश सीटें मिली तो केंद्र में भी मोदी को पूर्ण बहुमत मिला। उत्तर प्रदेश की अगर 33 सीटें घट गई भारतीय जनता पार्टी की, तो केंद्र में भी मोदी सरकार को बहुमत नहीं रहा इंडिपेंडेंटली। एनडीए का बहुमत था, इसलिए 293 सीटें आई और वो फिर से प्रधानमंत्री बन गए। तो एक कमजोरी तो दिखाई देती है कि उत्तर प्रदेश, चाहे कारण कुछ भी हो, अब की बार 400 पार को ना समझा पाए हों कि क्यों चाहिए, और इनको एक मौका मिल गया ये अफवाह फैलाने का, भ्रमित करने का, लोगों को भड़काने का कि ये संविधान खत्म कर देंगे, ये आरक्षण छीन लेंगे, ये फला कर देंगे, ये ढिमकाना कर देंगे, और लोग चूंकि कई बार बहकावे में आ जाते हैं। उसका नुकसान उत्तर प्रदेश में भी हुआ, पश्चिम बंगाल में भी, हरियाणा में भी 5 सीटें घट गई, राजस्थान में 8 सीटें घट गई, महाराष्ट्र जैसे दूसरे सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य में 48 में से 31 सीटें ये लोग जीत गए थे। तो बड़ा नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जितना काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, और केवल विकास की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं विरासत की बात भी कर रहा हूं। वो चाहे काशी विश्वनाथ में हुआ हो, चाहे भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना हो, या दूसरे आपके डिफेंस कॉरिडोर बने हों, या दूसरे आपके काम हुए हों, ये सब लोगों को दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता के जीवन में बदलाव महसूस किया जा रहा है, वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, निवेश आ रहा है तो रोजगार मिल रहे हैं। पहले जब भर्तियां होती थी सरकारी नौकरियों की, पुलिस में, दूसरे महकमों में, तो सिफारिशें चला करती थी, रिश्वत चला करती थी। अब ऐसा नहीं है। तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो लोग क्यों इसको डिस्टर्ब करना चाहेंगे? और जब मुलायम सिंह यादव के शासन को लोग याद करते हैं, या
अखिलेश यादव के 5 साल के शासन को याद करते हैं तो उनको बहुत सारी वैसी ही चीजें याद आती हैं जैसी लालू राज में घटनाएं हुआ करती थी, जिसको जंगल राज कहा जाता है। माफियाओं का राज था, गुंडे बदमाशों का राज था, काम नहीं होते थे, भाई भतीजावाद चलता था, इनके अपने परिवार के ही 6-7 सांसद हो गए थे। तो ये सारी चीजें और जिस तरीके से लूटपाट होती थी, एक तरह का जंगल राज ही था यहाँ। तो वो सारी चीजें हैं। तो ऐसे में जबकि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा मुद्दा एज सच जनता की समस्याओं से रिलेटेड नहीं है, तो अखिलेश यादव मुद्दे क्या उठाते हैं? इन बाबाओं को वो काम करना चाहिए जो, अच्छा अजय बिष्ट नाम लेते हैं उनका, ये कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के नहीं है, उत्तराखंड के हैं। ये भूल जाते हैं कि इनके पापा जी के समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। ये तो अटल जी के समय में सन 2000 में 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। उससे पहले तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके नारायण दत्त तिवारी बाद में जाकर के उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे। तो ये बेवजह की बातें। अब सुषमा स्वराज दिल्ली की थोड़ा थी, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। शीला दीक्षित भी दिल्ली की नहीं थी मूलतः, उनके ससुर साहब तो उन्नाव से ताल्लुक रखते थे, वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी। रेखा गुप्ता जींद की बेटी हैं, हरियाणा की, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। तो ये बेवजह के मुद्दे उठा रहे हैं, इन मुद्दों में कोई दम है नहीं। जी ओमकार जी, धन्यवाद, आपने समय दिया, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश चुनाव गर्म हो गया और बार बार आपसे समय मांगते रहेंगे ताकि उत्तर प्रदेश, क्योंकि एंड में 80 सीटें हैं और योगी आदित्यनाथ में भी सबको है कि भैया वापस सरकार में आए, क्योंकि थर्ड टर्म एक चुनौती तो होता ही है या फिर बड़ी सफलता होता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया और ये सारे टॉपिक्स कवर करे।